बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। प्रोग्राम जायज़ा के साथ हम जायज़ा लेंगे आवाम के मसाइल का, हम जायज़ा लेंगे बैरूनी साजिशों का, हम जायज़ा लेंगे अंदरूनी साजिशों का, हम जायज़ा लेंगे इस महंगाई का, हम जायज़ा लेंगे आवाम के मसाइल का। इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत जब वजूद में आई है तो बहुत सारे लोगों की हुकूमत है और बहुत सारी महंगाई भी इसके साथ साथ हो गई है। इस पे हम तफसीलन जायज़ा करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, क्या IMF के साथ डील होने जा रही है, क्या एनर्जी के क्राइसिस हैं। इस वक्त महंगाई के साथ साथ हमारे मुल्क में लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, जिसके तहत हमारे इंडस्ट्री का ताला लग रहा है, हमारे बच्चों की एजुकेशन का मसला हो रहा है, हमारे पाकिस्तान के आवाम सोने के काबिल नहीं बचे हैं इस लोड शेडिंग के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिंध के एनर्जी के वज़ीर जनाब इम्तियाज़ अहमद शेख साहब। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। सर, सबसे पहले तो आते हैं जो हमारी आप पीपल्स पार्टी, नून लीग, PDM पूरी एक नई गवर्नमेंट बनाई और आपने यहाँ से एक लॉन्ग मार्च भी किया, और लॉन्ग मार्च जो है वो उसका जो अहम पॉइंट था वो था महंगाई, और आपने उस हुकूमत को तो गिरा दिया, आवाम ने साथ दे दिया, बाकी लोगों ने भी आपका साथ दे दिया कि आपने नई हुकूमत बना ली। अब नई हुकूमत में महंगाई डबल हो गई है, तो ये कैसा इंसाफ? देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया था, जो कि एक रेफरेंडम था इमरान खान के ख़िलाफ़, और उसकी जब अख्ताम इस्लामाबाद पहुँचे तो उन्होंने कहा था हम आपको गिरा के फिर जाएंगे। ठीक। और वही हुआ, गिरे। महंगाई उसमें मेन फैक्टर भी था, महंगाई का मेन फैक्टर था, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें थी जमहूरियत के हवाले से और मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, जिस पर बातचीत होती रही। मैं सखर से लेके ही मैं शामिल था इस्लामाबाद तक। तो अब रह गई महंगाई इस दौर की। उस दौर में महंगाई अपने हिसाब से बहुत थी। अब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सूरत हाल आ गई, जिसमें पुरानी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ थी, जो चीज़ें थी, वो उस नहज पे पहुंच चुकी थी कि लॉन्ग मार्च करना पड़ गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और उसमें जब वो गए तो वो मतलब जो कवर था, जो चीज़ें थी जो उनको करनी थी, चीज़ें जो उन्होंने नहीं की, IMF की कंडीशंस जिस पे वो एग्री करके आए थे, एग्रीमेंट करके आए थे उनसे, वो सब चीज़ें जो हैं वो इस नई हुकूमत कोalition गवर्नमेंट पे आ गई। अब उसमें सब्सिडीज़ का विड्रॉल था, और चीज़ों का मतलब टैक्सेस का, नया टैक्सेस का इनकाद था, और चीज़ें इस तरह थी कि मतलब इंटरनेशनल मार्केट में, मॉनेटरी मार्केट में डॉलर की कीमत जो है, असल कीमत उस पर आ गई, अपनी पोजीशन पे आ गई। तो एक महंगाई का तूफ़ान आ गया मुल्क में, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मतलब इवन फेडरल गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत सब समझते हैं कि अब महंगाई आ गई, लेकिन ये उस वक्त मुल्क जो डिफ़ॉल्ट में जा रहा था उसको बचाने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ी, और हमारे पास देयर वाज नो अदर ऑप्शन। अगर ये ना करते तो मुल्क का मतलब उस वक्त यूँ कहें कि डिफ़ॉल्ट में आ जाता, और डिफ़ॉल्ट में जब मुल्क आते हैं तो फिर वो श्रीलंका के वाली सूरत हाल हो जाती है, या मतलब इस तरह के बहुत से ममालिक जब डिफ़ॉल्ट में आए तो फिर वो उनकी LCs बंद हो जाती हैं, बैंक की ट्रांजेक्शन्स बंद हो जाती हैं, और चीज़ें इंटरनेशनली वो कुछ नहीं कर सकते। अब मतलब एक क्रॉस की सूरत आ रही थी। सर, ऐसा तो नहीं है शेख साहब के जैसे आपने खुद फरमाया कि IMF के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय करके आए थे, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मान रही थी, और आपने आके वो टर्म्स एंड कंडीशंस माने, तो क्या वाकई ये एक साजिश थी, ये अमेरिकन रिजीम चेंज का ये इनिशिएटिव है? कोई अमेरिकन साजिश नहीं है। अमेरिकन साजिश का एक मतलब बयानिया था, जो कि अब इमरान खान ने बोलना छोड़ दिया है। पहले तो बहुत बोला उस पर, क्योंकि उसकी कोई हकीकत नहीं। जब किसी चीज़ की हकीकत ना हो तो ज़्यादा अरसे तक उस पर आप झूठ कितना बोल सकते हैं। और नंबर 2, वो जो माहिदा था, मतलब वो इमरान खान ही करके गया था तमाम चीज़ों का, और इन्होंने एक बारूदी सुरंग बिछाई। उनको पता चल चुका था कि ये मज़ीद रहना इनके लिए बहुत मुश्किल है, पॉलिटिकली भी मतलब ये मफलूज हो गए। इनकी अपनी पार्टी के लोग इनको छोड़ के गए, और जो उनकी कोलिशन पार्टनर्स थे वो उनको छोड़ रहे थे। तो देखें, अब ये जो सूरत हाल आ गई है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल है। इस पर कोलिशन पार्टनर्स में मुसलसल रब्ता है, मुसलसल मुशावरत है, मुश्किल सूरत हाल है। इसको टैकल करने के लिए अब फ्रंट टैकल किया जा रहा है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्द
सूरत हाल पे काबू पाया जाएगा, रिवर्स को रोका जाएगा, डाउन स्लाइड को रोका जाएगा और मतलब आगे का सफ़र शुरू होगा। सर, जो वो परसेप्शन डेवलप कर रहा है कि रिजीम चेंज के ये इनिशिएटिव थे और इसके साथ साथ आपने आईएमएफ के तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस मानना शुरू कर दिए। आए दिन आप फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसके साथ आपकी महंगाई बढ़ रही है। तो अवाम भी ये रियलाइज़ करने लगे कि वाकई ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कोई इनिशिएटिव आवाम को बताएं जो आप उनके फेवर में लेने जा रहे हैं। देखिए, आवाम का फैसला तो आवाम करेगी, ना आप कर सकते हैं ना मैं यहाँ बैठ के कर सकता हूँ। मैं आवाम हूँ ना? नहीं, आप आवाम नहीं, आप हमारे एक एंकर हैं, हमारे दोस्त हैं। आवाम है, मैं भी हूँ, मैं भी आप आदमी, मेरा भी वोट है, आपका वोट है। तो उस तरह हमारे साथ दिन में कई 100 आदमी इंटरेक्शन में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये फैसला पब्लिक करेगी। जो हमारे पास आने वाले इलेक्शंस हैं, जो जिसमें पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं, वो उसको डिटरमिन करेंगे कि पॉपुलरिटी कहाँ खड़ी है, इमरान खान की कहाँ खड़ी है, नून की कहाँ खड़ी है, या कोलिशन पार्टनर्स की कहाँ खड़ी है। सिंध में तो आपने लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन देख लिया और कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे उनको। तो मतलब ठीक है, डेफिनेटली डैमेज हुआ है, महंगाई से होता है डैमेज। अब उसको इलेक्शन में जब आएंगी पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना बयानियाँ देंगी और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि लोग समझते हैं, लोग देखते हैं और फैसला तो लोगों ने ही करना है। हम तो उस ऐसे कुछ इनिशिएटिव आप आवाम को बताएं ना, जो आप नियर फ्यूचर में उनको फ्रूट मिले। जी हाँ, इनिशिएटिव तो देखें, प्रोग्राम जो है मतलब एक तो डिफ़ॉल्ट से बचाया। डिफ़ॉल्ट अगर मुल्क खुदा न खास्ता मुल्क में हो जाता है तो एनार्की होती है और फिर तो मुल्क कहीं का नहीं रहता। और इसके अलावा मतलब फॉरेन पॉलिसी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत अच्छा और बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो डैमेज करके गया इमरान खान यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ और मुल्कों के साथ, चाइना के साथ, उसको डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, उसको ताल्लुकात को बेहतर किया जा रहा है और जो कि अल्टीमेटली सबब बनेंगी बहुत सी चीज़ों को बेहतर करने में मुल्क में। इंटरनेशनली अगर आप वीक हैं तो मतलब फिर हर चीज़ से वीक हैं। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और लोगों की भलाई के लिए जो काम किए जा रहे हैं, प्लान किए जा रहे हैं, ये पहले 4, 5, 6 महीने पैसों की तंगी है। आईएमएफ से जब ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तो स्टेबलाइज हो जाएगा। सऊदी अरब, चाइना जो भी मदद करना चाहते हैं पाकिस्तान की, वो मतलब सामने खुल के आ जाएंगे, क्योंकि आईएमएफ एक समझें कि मेजर की रोल का उसका की रोल है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करेगा। तो अब ये रिवर्स से वापस हमने आना है। जुम्मा 8 दिन हुए आपकी जो नई हुकूमत बनी है, एक दूसरे के साथ अभी से इख्तलाफात शुरू हो गए, अभी से ही रिजर्वेशन शुरू हो गए और वो शहबाज शरीफ के पास मिसट्रस्ट करने लगे, कहने लगे कि जी हम तो जरदारी साहब की वजह से आए। तो ये आए, आप कितने दिन हुकूमत देख रहे हैं? तो 2 दिन के बाद कल ठीक भी तो हो गया। फिर देखिए, ये तो होता है ना, ये तो इमरान खान के साथ भी था। जब आते थे तो एमक्यूएम वाले क्या बोलते थे। तो मतलब देखें, मतलब ये चीज़ें होंगी ज़रूर। टीदिंग प्रॉब्लम है इस गवर्नमेंट के, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच है पूरे मुल्क में, फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है पाकिस्तान की। तो लोगों की मुतालबात हैं डेवलपमेंट की और उसके अलावा उसके और छोटे मोटे काम हैं। इंशाल्लाह आप देखें मतलब उनको काबू कर लिया जाएगा, उनको संभाला जाएगा और जरदारी साहब भरपूर तरीके से उनके साथ खड़े हैं, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ। और आप देखेंगे सूरत हाल बेहतर होगी। ये इशूज़ होते रहते हैं। एमक्यूएम के साथ भी इख्तलाफात आपके खुल के आ गए हैं, तो उसके लिए क्या एमक्यूएम को अभी तक वो कह रहे हैं हमारी कोई भी बात, कोई भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो माने नहीं गए हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत सी मीटिंगों में मैं भी रहा हूँ उनके साथ, चीज़ें कुछ आगे बढ़ी थी, कुछ चीज़ें रहती हैं। तो उस पर लॉ पे काम हो रहा है। उस वो एक कमेटी बनी हुई थी, स्पेशल सेलेक्ट कमेटी, उसमें तमाम पार्टीज़ हैं, खुद एमक्यूएम भी है। फिर कोर्ट्स में चले गए, कोर्ट्स का, हाई कोर्ट का फैसला खिलाफ आ गया। उस पर सिंध गवर्नमेंट भी साथ था उनका, उन्होंने भी कहा था इलेक्शन पोस्टपोन कर दें, लेकिन वो नहीं हो सका। अब सुप्रीम कोर्ट में गए। तो ये इशूज़ इस तरह हैं मौजूद। एमक्यूएम के साथ हमारे पहले भी ताल्लुक़ भी था, साथ कोलिशन में भी थे, इख्तलाफात भी थे, मुखालफत में भी थे। तो उसको हम संभाल लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उनको इंशाल्लाह एमक्यूएम को हम साथ लेके चलेंगे। एमक्यूएम को जो उनके जो कमिटमेंट्स किए हैं हमारी लीडरशिप ने, उनको मतलब ज़रूर पूरा किया जाएगा। बैठ के उनसे बात की जाएगी। अगली जो इलेक्शन आएगी तो आप एमक्यूएम के साथ मिलकर लड़ेंगे? नहीं, हर पार्टी अपना अपना अलग वो उसका पॉलिटिकल एक होगा। आगे जाके कोलिशन में भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक तो यही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रोग्राम के तहत
अपने मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन जब साथ बैठे हैं तो शायद पॉसिबिलिटी है कि सीट एडजस्टमेंट टाइप कोई चीज़ हो जाए। दिस इज़ पॉसिबिलिटी, और पॉलिटिक्स में पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते आप। सिंध में आप पूरी सिंध में अगर कराची को हटा के बात करें तो सिंध में आप किसके साथ मिल गए? आपको इस वक्त स्ट्रॉन्ग जो मुखालिफ है वो सिंध किसको? को, कराची को सिंध से अलग नहीं किया जा नहीं सकता। बिल्कुल, मैं कराची आप और सिंध की बात कर रहे हैं तो कराची सिंध का कैपिटल है। सिंध में हम अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत है, लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहते हैं और यहाँ हमारी लीडरशिप जो है उसकी कुर्बानियाँ हैं सिंध के लिए। और अब आप देख लें जो भी प्रोग्राम्स हमारे हैं वो लोगों में पॉपुलर हैं। ये एक टेस्ट केस था जो कि लोकल बॉडीज इलेक्शन का, जिसमें अल्लाह की मेहरबानी से सिंध के लोगों ने भरपूर एतमाद का वोट दिया और अपोजिशन वालों की मतलब वोटों की काउंटिंग तो देख लेना, तो कहीं भी कोई जाति या उसकी बात नहीं है। ये 2 दिन के बाद उनकी आफ्टर थॉट है कि उन्होंने धरने मारना शुरू करने की बात की है, लेकिन इलेक्शन डे पे कहीं भी कुछ नहीं हुआ। पूरी मीडिया थी, पूरे लोग थे। आप बताएं कि कौन सी पोलिंग। बाकी जहाँ छोटे मोटे वाक़यात हैं ये तो पाकिस्तान में हर वक्त हर जगह होते हैं, हर इलेक्शन में होते हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस सिर्फ़ और सिर्फ सिंध है और वहाँ पे जो भी इलेक्टेबल है वो चाहे इम्तियाज़ शेख साहब क्यों ना हो उसको भी वो पीपल्स पार्टी में लेकर आ जाते हैं, जो फंक्शनल में भी रहे, क्यू में भी रहे? इस वक्त अपोजिशन ही नहीं है और पीपल्स पार्टी का फोकस सिर्फ सिंध पे है। नहीं, आपकी ये तासुर गलत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त केपी में भी इलेक्शन लड़ी थी, लड़ रही है, वहाँ मौजूद है। कश्मीर में हम लोग गए थे, पंजाब में हम लोग जो अपना रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान में हमारे पास लोग बहुत से आ रहे हैं। सिंध हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मरकज़ है, गढ़ है। डेफिनेटली यहाँ बेहतर पोजीशन में है और जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाया जा रहा, वो खुद ही आ रहे हैं, देख रहे हैं कि उनका कहीं और मुस्तकबिल नहीं है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी यहाँ मतलब कोई काम ही नहीं कर पा रही। मौजूद तो हैं, असेंबली में मौजूद है मुख्तलिफ़ पार्टियाँ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और अवामी पार्टी में अपना लोग अपना मुस्तकबिल, पॉलिटिकल मुस्तकबिल महफूज समझते हैं, इसलिए आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी में इस वक्त जियाला नहीं है? इस वक्त जो इलेक्टेबल है वो चाहे शेख साहब हो, वो उसको अहमियत है, जियाला पीपल्स पार्टी से ख़त्म? देखें, ये आपके अपनी पर्सनल व्यूज़ हैं, मतलब इसमें आई डोंट एग्री विद दैट। पार्टी में जियाले भी हैं और इलेक्टेबल्स भी हैं, हर तरह के लोग हैं, तो मतलब इसमें ये आपका अपना व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा व्यू नहीं है ये। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नज़रियाती कारकुन भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, आम आवाम भी है, सपोर्टर्स भी हैं, और इतनी बड़ी पार्टी है कि मतलब उसमें जो भी आता है उसमें जम हो जाता है, उसमें आ जाता है और जियाला बन जाता है। आप फंक्शनल लीग के साथ भी बहुत क्लोज रहे, और क्या आप समझते हैं कि इस वक्त कराची में और पूरे सिंध में फंक्शनल लीग एक स्ट्रांग अपोजिशन है? आपको नज़र आ रही है? नहीं, आपसे सवाल कर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आप भी मुझसे वोटर हैं, आप बताएं। आप मुझसे देखिए बेहतर जी, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है एक सियासी तौर पे मुकाबला करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बहुत सी हैं और भी हैं, मतलब कर रही हैं मुकाबला, आते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त वाहिद अवामी जमात है जिसपे मतलब लोग वोट देते हैं, ट्रस्ट करते हैं और लोगों का मैंडेट लेके इलेक्शंस में हमसे इलेक्शन के बाद आते हैं। तो मतलब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद नहीं करना चाहता, हर किसी का अपना रोल रहा है, रहता है, लेकिन अवामी पार्टी पीपल्स पार्टी है। शेख साहब, आप ये जो नई हुकूमत आई है इसके बाद आने से महंगाई तो बढ़ गई है, इसके साथ साथ बिजली की भी बहुत ज़्यादा जो है वो लोड शेडिंग होना शुरू हो गई है। इंडस्ट्री हो, घर हो, कॉलेजेस हो, स्कूल हो, वो सब के सब सर्वाइव कर रहे हैं। आप उसके मिनिस्टर हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके ख़ास तौर पे बात करते हैं कि एनर्जी क्राइसिस हैं क्या। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के तवानाई के वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब, जिन पे हम बात कर रहे हैं। इस वक्त लोड शेडिंग का बहुत बड़ा बहरान इस मुल्क में चल रहा है। शेख साहब, सबसे पहले तो ये फरमाएं कि ये एनर्जी क्राइसिस है क्या? जब बिजली का शॉर्टफॉल हो जाता है, जब बिजली की पैदावार में कमी आती है, तो मतलब फिर आपको लोड को कम करना पड़ जाता है, आपको फिर जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब गैस कम हो जाती है, RLNG कम हो जाती है, पानी कम हो जाता है दरियाओं में, डैम्स में, तो ये तमाम हमारा जो सिस्टम है वो या तो फर्नेस ऑयल पे है, कोल पे है,
और RLNG पे है और पानी पे है। इन तमाम चीज़ों से हमारे बिजली के जो पावर प्लांट्स हैं वो चलते हैं और वो गैस से अपना बिजली बनाते हैं, कोयले से मतलब बिजली बनाते हैं, पानी से बनाते हैं और उसकी मुख्तलिफ़ कीमतें हैं, मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि लोड शेडिंग कोई आज से नहीं हो रही। लोड शेडिंग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप उठा के देखें, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग इमरान खान के ज़माने में थी, 20 घंटे की लोड शेडिंग थी। कई दफ़ा मैंने सिंध असेंबली में उस पर आवाज़ उठाई थी और लोगों ने बात की थी। अब हुआ यह है कि मतलब फाइनेंशियल क्रंच जिस तरह मुल्क में आया है, तो हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में तेल के पैसे जो हैं वो नहीं है, क्योंकि जो तेल फर्नेस ऑयल है, RLNG है, दुनिया की इस वक्त अपने पीक पर है, दुनिया में महंगी तरीन है। मतलब वो जो चीज़ $6 $8 में मिलती थी, अब $40-40 में मिल रही है। RLNG की बात कर रहा हूँ। और कोयला जो मतलब $60-70 में टन मिलता था, 300 $350 में इम्पोर्टेड कोल अब पड़ रहा है। इस तरह ही फर्नेस ऑयल की कीमतें हैं। तो जब इस लेवल पे आ जाए, जब अमेरिका में पेट्रोल इतना हो जाए, 6 दरहम का लीटर है वहाँ दुबई में, क्या कभी भी इस तरह नहीं हुआ। तो एक तो वो चीज़ आ गई, इतना महंगा आ गया, तो मतलब वो क़ुव्वत ख़रीद इतनी थी नहीं। और फिर जो हमारे कार्गोज़ की बुकिंग थी, सामान की, ऑयल की, RLNG की, वो कीमतें बढ़ जाने की वजह से वो बैकआउट कर गए लोग। बाहर डीजल और RLNG इतना महंगा हो गया है कि मतलब क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। इस वक्त सर आपके मुल्क की डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है? देखिए 22,000-24,000 तक हम लोग जाते हैं, हमारी डिमांड है। उस वक्त इमरान खान की जब हुकूमत थी तो हम कहते थे कि शॉर्टेज है, बिजली आप पैदा करें, तो कहते कि हम सरप्लस में हैं। उन्होंने तमाम प्रोडक्शन जो थी बिजली की, मज़ीद जो पावर प्लांट्स थे उन्होंने बंद कर दिए, बैन कर दिए। और उन्होंने पूरे का पूरा सिलसिला कहा कि जी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब जब वक्त आया तो 22 से 24 हज़ार से ज़्यादा हमारे पास बिजली पैदा करने की पोजीशन नहीं है। और उसमें जब ये शॉर्टेजेस आ रही तो 5,000, 4,000, 6,000, 7,000 तक भी शॉर्टेज गई है। अच्छा, 22,000 अगर होती तो आपकी डिमांड क्या है? डिमांड बता रहा हूँ 24,000, 26,000, उस वक्त भी यही थी। 26,000 तक जाते थे, 25,000 तक जाते और थे। फिर आप इसमें रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से रिसोर्स मैंने बताया ना, वही तेल है, फर्नेस ऑयल है, RLNG है, पानी, बिजली जो हमारी हाइड्रो बनती है वो है, और कोयले से बनती है। अच्छा, इसमें मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये जो एक मेजर जो चीज़ थी जो हम बार बार कहते रहे, इमरान खान ने सुनी नहीं हमारी। सिंध दुश्मनी में उसने ऐसा काम किया कि पूरे मुल्क को नुकसान पहुँचाया। हम कहते थे कि पाकिस्तान के बिजली का, एनर्जी के मसाइल का हल सिंध के पास है। आप सिंध से बात करें, थर कोल वाहिद ज़रिया है जो अभी भी पाकिस्तान को बिजली का हल, एनर्जी क्राइसिस का हल उसके पास, सिंध के पास है और थरकोल में है। और ये हमारी लीडर ने कई साल पहले कहा था कि थर बदलेगा पाकिस्तान। तो उनकी विजनरी आप विज़न उनकी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इसको हमने कई दफ़ा कहा, ख़त लिखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने बात की, CCI में बात की, आप इधर तवज्जो दें, रेल लिंक बनाएं, कोयले को बाहर निकालें। और सोलर लाइट, सोलर का भी यहाँ है। विंड कॉरिडोर पाकिस्तान में एक ही है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी सिंध में है। हमने कहा उसको इस्तेमाल करें आप, तो कोयला और प्लस ये आपका ग्रीन एनर्जी मिल जाएगा, तो मतलब आपको कार्बन फुटप्रिंट्स का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी, तवज्जो नहीं दी। आज ये हशर है कि हम बाहर से कोयला मंगा नहीं सकते, $350 का हो गया है टन। RLNG की मैंने आपको पोजीशन बताई, आपको मैंने फर्नेस ऑयल की बताई। अब हमें ये मतलब एक तरह से खुशी हो रही है कि अब अंदाज़ा हो गया है और ये सोच आ गई है फेडरल गवर्नमेंट में कि जी थर के कोयले के साथ सवा कोई और चारा नहीं है। इंडिजीनियस सोर्स ऑफ एनर्जी है पाकिस्तान का, और कई सौ साल तक उसको इस्तेमाल करें तब भी ये ख़त्म होने का नहीं है। शेख साहब, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आप हर बात पे सिंध गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि 18th अमेंडमेंट के बाद अब प्रोविंसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं। आपका सिर्फ जमपीर एक कॉरिडोर है जो 40,000 मेगावाट बिजली बना सकता है और चीपेस्ट बिजली बना सकता है। आप सिंध वाले उधर अपनी इंस्टॉलेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कर दिए ना, हमने कर दिए हैं हमारे तमाम, क्योंकि बिजली जो है वो फेडरल उसमें आती है, इसमें लिस्ट में आती है। जमपीर में आपने सिंध गवर्नमेंट ने कौन से प्रोजेक्ट? सर सिंध गवर्नमेंट जो है वो कारोबार नहीं करती, सिंध गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। सिंध गवर्नमेंट ने ज़मीन दी आई है
जो चाइनीज़ कंपनीज़ मिलके प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर रहे हैं वो अपनी सप्लाई तो दे नहीं पा रहे हैं। वो यूनुस डागा ने आते साथ एक लेटर भी लिखा था मियाँ साहब को कि हम 37,260 मेगावाट बना रहे हैं और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। वो सिंध के साथ भी वही मसला देखिए है। जी 37,000 मेगावाट पता नहीं कहाँ बन रहा है, मुझे नहीं पता। आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा या डागा साहब को होगा अंदाज़ा। इंस्टॉल कैपेसिटी उन्होंने बताई थी जिसके उन्होंने डिटेल्स भी दी थी सर। चले लेकिन वो पता नहीं किधर गई, कहाँ है इस वक्त। तो ये पूरी गवर्नमेंट ढूंढ रही है कि हम बिजली की पैदावार बढ़ाएं और ताकि करें। वो 37,000 की जो है हमें नज़र नहीं आई। ये इमरान खान की गवर्नमेंट में लोग कहते थे, उनके वफाकी वज़रा। लेकिन आज जब बिजली की पैदावार की ज़रूरत है तो क्या मतलब मौजूदा हुकूमत के वज़रा उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे ना। मेरा सवाल झम्पीर को आप क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं? जमपीर डेवलप है। जमपीर में तकरीबन इस वक्त 15 पुराने चल रहे हैं, विंड मिल्स चल रही हैं। 15 अभी हमने लगाई हैं। 15 पे तेज़ी से काम हो रहा है और तकरीबन कोई 10 से 15 जो थे फेडरल गवर्नमेंट ने रोके हुए थे, उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इमरान खान सिंध दुश्मनी में इतना आगे निकल गया तो सोलर और विंड के, और सिंध ने वाहिद सूबा है सिंध जो कि उसने हाइब्रिड यहाँ लगाने की परमिशंस भी दी हुई हैं। तो वहाँ मतलब उन्होंने किसी को परमिशन नहीं दी। अभी भी हमारे 10 प्रोजेक्ट हैं जो जिस पे हम तेज़ी से काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको परमिशन दिला के यहाँ लगाना चाहते हैं। तो मतलब उन्होंने मतलब इस चीज़ पे तवज्जो ही मेरा नहीं सवाल दी। ये है कि आप लेजिस्लेशन करें, आप हर चीज़ में लेजिस्लेशन करके उसको आप 18th अमेंडमेंट में ले आते हैं। एनर्जी को क्यों नहीं लेके आ जाते? देखें जी, वो मेरे से पहले का है, मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या थी सूरत हाल। उसमें हमारा ड्यूअल रोल है। हम कुछ जो है सूबे जो हैं, सूबे में वो चीज़ें हम कर सकते हैं। जहाँ नेशनल ग्रिड को इस्तेमाल ना हो तो वो सूबा अपना कर सकता है। अभी हमने शुरू किया है बिज़नेस टू बिज़नेस B2B प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मतलब प्राइवेट पार्टी जो है बिजली बनाएगी, प्राइवेट पार्टी ख़रीदेगी और ट्रांसमिशन लाइन सिंध गवर्नमेंट ने हमने इदारा बनाया है STDC, सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, वो लगाएगी। इस पर भी काम हो रहा है। मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि जो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, पेट्रोलियम के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। ये एक दिन में नहीं होता, ये 2-3 साल में होता है। जब से मैं आया हूँ हमने बहुत तेज़ी में बड़ा काम किया है इस पर। हम मतलब उस पर प्रोजेक्ट्स की जो आप बात करें तो 15 के करीब प्रोजेक्ट्स और हैं जो कि करीब विंड के आने वाले हैं। शेख साहब इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। अभी लास्ट वीक जो है वो मियाँ साहब ने एक मीटिंग भी की थी और उसने कोल के लिए पंजाब में 5,000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट भी इनिशिएट कर रहे हैं। आप सिंध में आपके पास बेहतरीन तरह का कोल है, वो कब से काम चल रहा है, उस पर क्या प्रोग्रेस है और ये केई का मसला है क्या? ये केई है किसकी? ये केई अबराज की है, चाइनीज़ की है, आप लोगों की है, ये किसकी है? इस छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और इस पर तफसीलन बात करते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ इम्तियाज़ शेख साहब हैं जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं सिंध के। सर ये बताएं, लास्ट वीक मियाँ साहब ने 5,000 किलोवाट का एक इमीडिएटली उन्होंने कहा है कि आप पंजाब में लगाएं। ये थर कब से चल रहा है? कब समर मुबारक साहब चल रहे हैं, कभी कोई मुबारक साहब चल रहे हैं, उसकी रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि 660 मेगावाट का पावर प्लांट वहाँ थर कोल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में अभी 2 साल पहले 3 साल पहले हमने इनॉग्रेट किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, नेशनल ग्रिड में उसकी बिजली जा रही है। 660 मेगावाट अगले इस तकरीबन 3 महीने के अंदर और आ रहे हैं। 1320 मेगावाट शंघाई इलेक्ट्रिक का है, वो भी मतलब अगले साल के शुरू में ही इंशाल्लाह आ जाएगा, उनका COD हो जाएगा। और मज़ीद जिस तरह मैंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने 4 साल जो है रोके रखा और मज़ीद ओरेकल एक कंपनी है, ब्रिटिश की कंपनी है, उन्होंने कहा था कि हमें आप पावर प्लांट की दें। 1320 का हम लगाते हैं और कोल टू गैसिफिकेशन भी करेंगे। चाइनीज़ कंपनी थी बहुत बड़ी, उसके साथ ये आए थे ओरेकल वाले, जो कि उन्होंने परमिशन नहीं दी। तो रुकावटें ही रुकावटें डाली गई। तो ये कामयाब तो हुकूमत आपकी है ना, तो वफाक कर में। रहे हैं ना जी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी कर रहे हैं। ये पावर प्लांट्स लगाना हमारा काम नहीं है, ये लगाती है प्राइवेट पार्टीज़ लगाती हैं, इंटरनेशनल IPPs लगाती हैं। शुरू से दुनिया में हर जगह पे गवर्नमेंट नहीं लगाती। गवर्नमेंट का हिस्सा कर दिया हमने, माइनिंग में हमारा हिस्सा है, हमने किया हुआ है माइनिंग में। और जो सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी है, एक पीपल्स अपना जो उसकी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और कामयाब तजुर्बा है, सिंध गौ ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, जिसकी वजह से ये 660 और 660 दूसरे और 330 दूसरा, ये सब ये आने वाले हैं। और थोड़े अरसे में इंशाल्लाह साल डेढ़ में ये आ जाएंगे और नेशनल ग्रिड को जाती है बिजली।
इसलिए नेशनल ग्रिड में ही जाती है और वहाँ से फिर डिस्पैच होती है। इस वक्त जो कॉस्ट आ रही है पर यूनिट की वो 14 रुपये से 15 रुपये आ रही है, और आप दे रहे हैं जो रेजिडेंशियल है उसको 11 रुपये और इंडस्ट्री को दे रहे हैं 20 रुपये। अच्छा, वहाँ पे गैस की शार्टेज उसके साथ हो रही है, जबकि इंडस्ट्री को गैस 10 रुपये में पड़ रही है। मैं अभी हालिया मेरी एमडी सुई सदरंग से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास 4 साल के बाद गैस के जितने भी रिज़र्व्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ आया हूँ अमेरिका से इसलिए क्योंकि 7,680 मुलाजमीन हैं, मैं उनको अल्टरनेट सलूशन दूंगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा। सिंध गवर्नमेंट इस कैपिटल हब कराची के लिए, इंडस्ट्री के लिए क्या कर रही है सर? देखें, ये जितना गैस का और बिजली का जो सिलसिला है वो टोटली फेडरल गवर्नमेंट के पास है। हम फैसिलिटेट करते हैं, हम उनको प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, और बिजली का निज़ाम जितना है, एनटीडीसी जो है, जो कि सप्लाई करती है पूरे पाकिस्तान को बिजली, वो फेडरल गवर्नमेंट की है, उसमें सिंध गवर्नमेंट का रोल नहीं है। 18 तरमीम में हम सिंध गवर्नमेंट ने अपने सूबे में ये चीज़ें अभी शुरू की हैं तो 3-4 साल से, और मतलब वहाँ उस पर काम हो रहा है, और एसटीडीसी बनाना, सेपरा हम बना रहे हैं नेपरा की तर्ज पे, और मतलब B2B के कई मंसूबे जो हैं इस वक्त फाइनल स्टेजेस पे हैं, जो कि करीब उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो मतलब हमने अपना तेज़ी से काम किया, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह मैंने बताया कि इसमें बहुत टाइम लगता है। शेख साहब, ये आप शिकारपुर में, गम्बट में, थरपारकर में जब आपसे वोटर पूछेगा पीपल्स पार्टी वाला कि मेरे पास 22 घंटे बिजली नहीं है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है? अभी तक हम ये कई साल से उसका जवाब देते आ रहे हैं। सब समझते हैं कि किसका कसूर है क्या नहीं है। मतलब उस पर हम ये नहीं कहते कि ये फेडरल गवर्नमेंट है, हम कहते हैं पूरे मुल्क का क्राइसिस है। देख रहा है एक शिकारपुर का आदमी, वो देखता है कि लाहौर में भी बिजली नहीं है, वो देखता है कि कोयटा में भी बिजली नहीं है, वो देखता है, तो वो उस पर हमें इल्ज़ाम नहीं ठहराते। उस पर एक इशू है। ये जो रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कराची में अभी 3-4 दिन से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, कल से ख़त्म भी करा दिया। यहाँ लोड शेडिंग थी, बिजली नहीं होगी तो कहाँ से आएगी? कराची इलेक्ट्रिक कहाँ से लाएगी? अच्छा, कराची इलेक्ट्रिक किसकी है सर? ये कराची इलेक्ट्रिक अब्राज की है, प्राइवेट एंटरप्राइज है, चाइनीज़ वगैरह उसमें कोई भी पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी के कहाँ से आई? पीपल्स पार्टी की नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। पीपल्स आप पार्टी दोस्त करें ना हमें। आपको देखें अभी तक कितने सालों से उनकी एक्सक्लूसिविटी खत्म हो रही है और आपको पता नहीं है किसकी है। आप क्या करेंगे? आरिफ नकवी की है जी? आरिफ नकवी की है? नहीं, आरिफ नकवी था इसका एक मालिक था ना, आरिफ नकवी था उसका। तो कराची के आवाम को बताएं कि ये किसकी है, वो तो प्रॉफिट में जा रही है। कराची के आवाम को देखें, आप ये बहुत डिलेड सवाल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें कई दफ़ा प्रेस में आ चुकी हैं, बातें आ चुकी हैं, इनके मुआहदे आ चुके हैं। बाहर की कंपनी थी अबराज, उन्होंने लिया था, आरिफ नकवी उसके हेड थे, अब उन्होंने बेच दिए। अब कोई थी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हीं की वो कंपनी है। कि इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि ये जो कराची का लोड शेडिंग का जो क्राइसिस है, इसमें सिंध गवर्नमेंट की कुछ भी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट करेगी भी कुछ नहीं इसके लिए? नहीं, आप ये मतलब अजीब से सवाल कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं नहीं, जब देखें, जब पूरे मुल्क में लोड शेडिंग 7,000 मेगावाट की शॉर्टफॉल है, तो लाजमी है कराची में भी शॉर्टफॉल होगी, पूरे मुल्क में है। और इसमें बिजली की पैदावार, जिस तरह मैंने बताया कि आपके साथ कंसेप्ट क्लियर नहीं है अभी तक। ये पूरे का पूरा बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम एनटीडीसी संभालती है। ठीक है, एनटीडीसी संभालती है। मैं पूरी उसकी डिटेल ये सारी कोई रोल नहीं है, सिंध गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है उसमें, एनटीडीसी संभालती है। और जब जिस तरह भी कल मसला परसों हुआ, लोग निकले तो हम बीच में आ गए। हमने बुलाया उनको, हमने कहा रात की लोड शेडिंग कम करें या गैर एलानिया लोड शेडिंग कम करें। हमने पूछा, चेक किया। वो सिंध गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, लेकिन उनको रेगुलेट करता है नेपरा और फेडरल गवर्नमेंट पावर डिवीज़न। तो मतलब वहीं से सब बिजली भी उनको वहीं से मिलती है, कम भी वहीं से होती है, ज़्यादा भी वहीं से होती है, पेमेंट भी इनको वहीं से होती है। हमारे पास जब सूबे का मसला आता है, जब सूबे में बिजली के घर बनाने हैं, जब सूबे में ट्रांसमिशन लाइन्स हैं जो जिसमें हम एनटीडीसी को इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम देखते हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला आता है तो हम बीच में आ जाते हैं, जब कोई और मसले होते हैं हम बीच में आते हैं। लेकिन बिजली के निज़ाम के तहत वो फेडरल गवर्नमेंट देखती है और नेपरा उसका रेगुलेट। फिर एग्रीमेंट क्या है? जिस तरह से प्रोडक्शन हो रही है किसी भी प्रोविंस में, इस वक्त गैस की जो 64% प्रोडक्शन है वो सिंध कर रही है। आप सिंध को उसमें से हिस्सा कितना दे रहे हैं? सिंध को हिस्सा जितना उनको तकरीबन 2400-2500 के करीब MMCFD पैदावार है, जिसमें से तकरीबन सिंध को मिलता है 1600-1700, 1100 MMC मिलता है। पीक आवर्स में हमारी 1600 MMCFD की रिक्वायरमेंट है, जो कि सिंध को नहीं मिल रही, जिस पे हमने अभी भी आवाज़ उठाई है, पहले भी आवाज़ उठाई थी।
मैं अभी मिल के आया हूँ अपना फेडरल मिनिस्टर जो स्टेट मिनिस्टर हैं अपना पेट्रोलियम के, उनको बता कर आए कि जी हमें अपना हिस्सा दें, क्योंकि ये पहला हक आर्टिकल 158 के तहत पहला हक सिंध का है और हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि मसाइल इतने ज़्यादा गंभीर हैं। तो हम ये मतलब इस वक्त ये इशू उस लेवल तक उठाना नहीं चाहते, लेकिन हम उठा चुके हैं मसला। मैं उनसे मिलकर आया हूँ, मुसद्दिक मलिक साहब से, अपना खुरम दस्तगीर साहब से, सेक्रेटरी पेट्रोलियम से। आप ये सारी चीज़ें तो फ्यूचर की बता रहे हैं कि ये हम करेंगे, कोल पे भी जाएंगे, विंड पे भी चले गए हैं, कोल पे जाएंगे नहीं, कोल पे चले गए। तो ये फैसले अगर भी हो हम गए, इसमें टाइम ज़रूर लगता है ना, देखिए टाइम लगता है। और सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पे पावर प्लांट नहीं लगाती, कभी भी कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या फेडरल गवर्नमेंट का कोई पावर प्लांट नहीं है। सब के सब जितने भी हैं वो IPPs के हैं, जो इंटरनेशनल आपके जो प्रोड्यूस करते हैं उनके अपने हैं, और हम फैसिलिटेट करते हैं। मैंने शुरू में भी आपसे अर्ज़ की थी ना कि जब लेजिस्लेशन की बात होती है तो उसको 18th अमेंडमेंट में ले आते हैं, इसको भी ले आए ना। जब आपके पास आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, तो आप उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। यूटिलाइज करेंगे अभी, क्योंकि ये चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। अभी हम कोशिश करेंगे कि मतलब कोई इस तरह का बन जाए चीज़ कि जिसमें हम आइन में तरमीम करके फिर तरमीम ले आएँ, जिसमें चीज़ों को और मज़ीद उस तरह की चीज़ करें। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, उसमें ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन कोई श्योर शॉट में नहीं कह सकता कि मज़ीद तरमीम के लिए हम बिजली और गैस के मामलात में जाएं, लेकिन हम अपना राइट ज़रूर लेंगे। तो ये जो सिंध में हमारे जो लोड शेडिंग है वो 22 घंटे है, उनके लिए अभी नियर फ्यूचर में कोई होप नहीं है। सिंध के कैपिटल सिटी कराची में इस वक्त 8 से 10 है, उनके लिए कोई होप नहीं। बहुत जल्द बेहतरी होगी, देखें हमने कहा बहुत जल्द बेहतरी होगी, और ये फेडरल गवर्नमेंट इस पर तेज़ी से काम कर रही है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ ही फ्यूचर में होना है, तो फिर तो कुछ कंक्लूज नहीं कर कल पा भी रहे। फ्यूचर है, 6 महीने भी फ्यूचर है। आज एक दिन में अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है, सूरत हाल अच्छी नहीं है, उसको बेहतर की तरफ दे जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर होगा। और ये लोड शेडिंग जो है कम होगी। पहले भी मतलब लोड शेडिंग थी, किसी ज़माने में ख़त्म की गई थी। ये पिछली हुकूमत ने आके गलत पॉलिसी की वजह से ये पूरे का पूरा ये जो अपना सिलसिला है उनकी वजह से हुआ है, और थोड़े दिनों में आप देखेंगे सूरत हाल बहुत बेहतरी की तरफ। फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल करेगी और हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आज का आपने प्रोग्राम देखा, हमने एनर्जी पे बात की। उस पर हमारे जो सिंध के एनर्जी के मिनिस्टर हैं उन्होंने ये फरमाया कि इस पे फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है। जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उसके बाद आके इमरान ख़ान ने वो सारे के सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए। इसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, वो उस पर काम कर रहे हैं। यू आर द बेस्ट जज। अब आप ख़ुद इस प्रोग्राम को एनालाइज़ करें। खुदा हाफिज़ पाकिस्तान।